बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा। बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। मेरे पीछे से हंसी की आवाज आपने सुनी तो प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। बहुत स्वागत सर आपका। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। और शांतनु गुप्ता जी मेरे दोस्त वही प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। देखिए हम लोग कहीं बैठते हैं 3-4 लोग, हम लोग तो हंसी मजाक तो हो जाता है सर। मुद्दा बड़ा गंभीर है लेकिन आज का मुझसे किसी ने पूछा, ये आप यही सब्जेक्ट है आज का जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं? है ना? आप बोलोगे, आप भी बोलोगे हाँ है, सर भी बोलेंगे। क्विज क्वेश्चन है, मैटर ऑफ फैक्ट। फिर उस आदमी ने उससे दोबारा पूछा, क्या राहुल गांधी वाकई विपक्ष के नेता हैं? मैंने कहा ये क्यों पूछ रहा है? क्रॉस वोट हो जाता है विपक्ष के अंदर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद ने दूसरी तरफ वोट दे दिया, कोई कह रहा है कांग्रेस ने वोट दे दिया। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुई, मुझे पता चला, मतलब वो भी कह रहे हैं क्रॉस वोट हुआ। सब एक दूसरे के ऊपर उंगली। तेजस्वी कह रहा ना हमारे 9 थे, हमारे तो पूरे दया है भाई, हमसे मतलब नहीं। संजय राउत भी कह रहे हैं हमारे भी सब दया थे, मेरे 9 सब बचा रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ये फैक्ट है 338 वोट थे एनडीए के जो उनको मिलने थे, उनको मिले 352। तो ये 14 वोट कहां से आए? कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली बोला हमारे 315 वोट हैं, मिले 315 कहां गए? ये तो एक बात हो गई, क्रॉस वोट हुआ और वो विपक्ष का हुआ। दूसरा सवाल, इसको रोकने के लिए किसने क्या किया? एक दिन पहले उपराष्ट्रपति चुनाव से मॉक पोल हुआ, राहुल गांधी यहां नहीं थे। राहुल गांधी उस रात को पहुंचते हैं भारत मलेशिया से। तो ये सवाल राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा ना कि आपके खेमे में टूट हुई तो क्यों हुई? तो आपके सांसद ने जाकर के दूसरी तरफ वोट दे दिया तो क्यों दे दिया? कौन जिम्मेदार है भाई? अगर किसी एक से पूछना हो तो किससे पूछेंगे? अब राहुल गांधी से पूछोगे। तो एक रिपोर्टर राहुल गांधी के पास पहुंच गया सर, ये पूछने के लिए कि सर क्रॉस वोट हुआ, आपको क्या कहना है? राहुल गांधी का जवाब इमेजिन कीजिए आप। वो कहते हैं वो बीजेपी का रिपोर्टर हो। ना। अच्छा, ये नहीं, वो तो तब कहा था उन्होंने जब किसी ने पूछा सर आप ट्रिप से वापस आ गए, तो उन्होंने कहा बीजेपी के लिए काम करते हैं। जब ये हुआ कि सर क्रॉस वोट हो गया, इस पे आपको क्या कहना है, तो राहुल गांधी ने कहा, और ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूँ, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर डोंट टेल मी। नहीं, आप देख लो, गूगल करो। अच्छा, ये नहीं मिला। ये जवाब था उनका। ये रायबरेली जाते हुए रास्ते में जब विरोध हो गया था उनका। तो इसीलिए मैं भी पूछ रहा हूं आज, जो मुझसे किसी ने पूछा, क्या राहुल गांधी वाकई विपक्ष के नेता है? क्या ये विपक्ष राहुल गांधी को अपना नेता मानता है? देश का नेता तो तब बनेंगे जब सत्ता आएगी, तो वो अलग बात है। ऑपोजिशन को भी वो लीड कर रहे हैं क्या? जो पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं, क्या वो पोजीशन कमांड भी कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की? ये हमारा आज का सवाल है। और क्या उनके बर्ताव में वो गंभीरता, वो धैर्य, वो ठहराव, वो डेप्थ दिखाई देती है, ग्रेविटास दिखाई देता है जो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना चाहिए? प्रदीप जी भी नाम गिना देंगे कि हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन कौन हुए हैं, नेहरू जी के जमाने से लेकर के और आज तक। उन सब के बीच में एक राहुल गांधी हैं। क्या वो उस पद के साथ जस्टिस कर रहे हैं? फिर मैं एक एक करके, और बहुत सारे विषय हैं। एक हाईकोर्ट का जजमेंट आया है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर, वो खारिज कर दिया गया। बीजेपी भी कुछ आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो कहीं म्यांमार के टाइम जोन से अपलोड हुए, ये बीजेपी का आरोप है। सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, आपने खबर देखी है? सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख के कही कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते और पिछले 9 महीने में 6 बार विदेश यात्रा पर हमको बिना बताए जा चुके हैं। उन्होंने उन विदेश यात्राओं का ब्यौरा दे दिया। अब ये मैं कह रहा हूं कि ये सरकार ने ब्यौरा दिलवाया है, क्योंकि सरकार से पूछा जा रहा था ना कि आप जासूसी करा रहे हैं। जब मलेशिया से फोटो आ रही थी कि कोई पीछे लगा हुआ है, सरकार जासूसी करा रही, तो सरकार ने बता दिया कि हमको बिना बताए जाते हैं, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। ये सारी बातें एक एक करके, बट राहुल गांधी एज लीडर ऑपोजिशन। वो एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जाती यहाँ 24 साल हो गए राहुल गांधी को संसदीय राजनीति में आए, 24 साल हो गए। 2004 में पहली बार वो सांसद बने थे, हम 2025 में हैं, 21 साल। तो इन 21 सालों में राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए, उनकी पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने राजनीति में क्या सीखा। आप परिपक्वता की बात कर रहे हैं, लीडर अपोजिशन है कि नहीं, हम कह रहे हैं कि वो राजनीति में रहना चाहते हैं कि नहीं, ये उनको तय करना चाहिए पहले। उनसे जो लोग मिलते हैं, जो करीबी हैं, उनसे आप बात कीजिए, आप वो कहेंगे बड़े भले आदमी हैं, बड़े सहृदय आदमी हैं, ये सब है। कोई उनको नेता कहने को तैयार नहीं होता, उनका सबसे करीबी व्यक्ति भी, कि अच्छे नेता है। आप जो वादा करते हैं अपनी पार्टी की अंदरूनी बैठकों में, उसको पूरा नहीं कर पाते। उसमें आपकी मध्य प्रदेश की सरकार गई, उसमें आपकी
कर्नाटक की सरकार किसी भी दिन जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार तो चल गई, लेकिन उसके बाद चली गई। राजस्थान में इसीलिए चली गई, इतना बड़ा बहुमत लेके आए थे 2018 में, उसके बाद 5 साल सरकार चलाई आपने, और फिर किस तरह से हारे। खासतौर से छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही बुरी तरह से हारे। और उस समय जो है भूपेश बघेल पोस्टर बॉय बन गए थे कांग्रेस पार्टी के। लग रहा था कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के बाद कांग्रेस में कोई सबसे बड़ा नेता है तो भूपेश बघेल है। तो सवाल यह है कि पार्टी पर उनका कंट्रोल है क्या? पूरे अपोजिशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपको ममता बनर्जी के रवैये से पता चल जाएगा कि वो क्या। बीच में आप सबने खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी सार्वजनिक रूप से, कि ये कोशिश हुई कि ममता बनर्जी को इसका जो इंडिया अलायंस है इसका लीडर, तो उन्होंने खोल के कहा था कि आई एम रेडी टू लीड द अलायंस। तो और कांग्रेस सहित तब कुछ और दलों ने कोशिश की, जब 2-3 शुरू जब बना इंडिया अलायंस, कि राहुल गांधी को उसका नेता बना दिया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए। कोई तैयार नहीं हुआ, कोई आम सहमति नहीं बन पाई। फिर खड़गे जी फिर कंटिन्यू किया। खड़गे जी का नाम फिर इंडिया अलायंस जैसा कुछ है क्या सर? अभी कहीं दिखाई तो देता नहीं। आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है ऑफिशियली। हाँ, ममता जी तो कभी थी नहीं, कभी मुझे लगा ही नहीं कि वो इस अलायंस में थी। अलग अलग चुनाव भी लड़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बंगाल में साथ है, केरल में जनरल ऑपोजिशन के लीडर दिखते हैं क्या राहुल गांधी कहीं से? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मतलब कई छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी बिहार की बात भी हम करेंगे जी डिटेल में आपको बताएंगे। कितना ऑकवर्ड है ये कि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये भावी प्रधानमंत्री हैं, पूछ लिया कि इनको राहुल गांधी से पूछा आप इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? गोल कर गए, एक बार गोल हो गया। पार्टी के दूसरे नेताओं से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, बिहार के सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी हैं। बिहार के सबसे बड़े नेता, यस, यही बोला गया, बिहार के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। उनके बिहार के जिले बता दें तो बड़ी बात है। फिर उसके बाद उनका कल उनके प्रदेश अध्यक्ष से प्रभारी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जनता तय करेगी सीएम। मैंने जनता तो करेगी तय सीएम। आपसे पूछा जा रहा है आपके गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है कि नहीं? और तेजस्वी यादव को मजबूरन खुद को डिक्लेयर करना पड़ गया कि मैं सीएम का दावेदार हूं। एक इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया उनसे, यही आप सीएम फेस हैं? बोले मेरे अलावा कोई है? बड़ा ऑनेस्ट आंसर मानता हूं। ठीक है, मेरे अलावा कौन है? किसकी बात कर रही हैं आप? मंच से राहुल गांधी के सामने नारा लगवा दिया था, जब राहुल गांधी ने नहीं जवाब दिया, अगली सभा में नारा लगवा दिया कि असली सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। तो लोगों ने कहा खुद को असली सीएम बता रहे हैं। तो जो आपने अपने सहयोगी को, जो बड़ा सहयोगी है, उसके साथ आप ये बर्ताव कर रहे हो, ये उन सारी बातों में एक चीज ऐड की मैंने जो आपसे पूछ रहा था। नहीं, इस सबसे सिर्फ ये पता चलता है कि पॉलिटिकल समझ नहीं है कि राजनीति में क्या बात और कब कहनी है। टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, कब क्या कहते हैं, कब चुप रह जाते हैं आप। तो अगर तेजस्वी यादव के बारे में बिहार में पूछा जा रहा है, जहां 1.5-2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, आप चुप रह जाते हैं। आपके गठबंधन का सबसे बड़ा दल है वो, उसके नेता हैं तेजस्वी। तो ऐसे में फिर आप संदेश क्या दे रहे हैं? गठबंधन में जो लोग हैं, खासतौर से आरजेडी के जो लोग हैं, आरजेडी का जो वोटर है, उसको आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो ये आप अपना फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। कम से कम आदमी अपने फायदे की तो सोचे। आप कह रहे हैं ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ बताता है, जो उनमें नहीं है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये वो बार बार खुद साबित करते हैं अपने फैसलों से, अपने बयानों से। हम और अजीत जी प्रोग्राम में सुबह उस साथ में थे जिस दिन उपराष्ट्रपति का इलेक्शन था, तो सब पहुंच गए वहां। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला, फिर मेरे ख्याल से घंटे भर के अंदर आ गए थे राहुल गांधी। मगर 11:15 साढ़े 11 के बीच। लेकिन जैसे वो आए, आपको कुछ विचित्र लगा था? नहीं है, उनका चलने का अंदाज, उनकी देह भंगिमा जो थी पूरी हड़बड़ाहट, एकदम हड़बड़ाहट वो दिख रही थी, वो दिख रही थी, वो अजीब सी दिख रही थी चीजें। लेकिन ये अभी आपने जिन सवालों से आपने शुरू बिहार की बाद में बात करता हूँ। हाँ, जिन सवालों से आपने शुरू किया, देखिए उनकी सबसे बड़ी टाइमिंग की गलती थी कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय, जब आपने एक विचारधारा की लड़ाई बनाया उसको, और इसके बाद आपको एक मैसेज देना था, नैरेटिव क्रिएट करना था बिहार के चुनाव में, उसके आगे 5 राज्यों के चुनाव में, उस समय आपको रहना चाहिए था। ये जो क्रॉस वोटिंग से आपने शुरू की कि क्रॉस वोटिंग हो गई, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने भी क्रॉस वोट किया, तो उस समय कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। मतलब इंडी ब्लॉक जो है, गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उसकी तरफ से कौन आदमी कोऑर्डिनेट कर रहा है,
कौन आदमी किससे बात करेगा, ये करने की मैं कह रहा हूं कोई कर भी रहा होगा, राहुल गांधी क्यों नहीं थे वो वही व्यक्ति? मतलब जब 2 दिन की कार्यशाला हुई और प्रधानमंत्री बैठे रहे जाकर के एनडीए की कार्यशाला में, पीछे बैठ करके देखे, उन्होंने संबोधित भी किया, मॉक जो वोटिंग हुई उसमें भी शामिल हुए, सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे भी मॉक वोटिंग में कांग्रेस के शामिल हुए, राहुल गांधी नहीं थे। तो एक तो जिस समय ट्रेनिंग हो रही थी उस समय भी नहीं थे, जब मैनेजमेंट का काम हो रहा था उस समय भी आप नहीं थे। इसके बावजूद जो क्रॉस वोटिंग की बात है वो 15 वोट इधर उधर हुए हैं, उस मामले में हम उनको थोड़ा लिवरेज दे सकते हैं सौरभ जी, क्योंकि किसी पार्टी ने अनाउंस करके इस बार इंडी ब्लॉक को नहीं छोड़ा है, गठबंधन को नहीं छोड़ा है। आमतौर पर यह होता है कि पार्टियां अनाउंस कर देती हैं कि भाई हम इस वजह से या उस वजह से हम आपके कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे जिस गठबंधन में है, हम दूसरे को वोट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसको अपनी जीत बता रहा है अपोजिशन की, ये हमारी जीत है कि हमारा जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, वो एकजुट रहा है। इंडिविजुअल्स ने क्रॉस वोटिंग की है, हो सकता है कि उस पार्टी के नेता को भी पता नहीं हो कि किस कंसिडरेशन में किसी ने क्रॉस वोटिंग की है। और जो क्रॉस वोटिंग हुई है उस पर थोड़ा डिटेल चर्चा करनी चाहिए है, आपको भी करनी चाहिए है, क्योंकि एक तरफ से नहीं हुई है, खाली 29 वोटों की गड़बड़ी हुई है। 14 इनवैलिड भी हुए ना वोट, 15 इनवैलिड हुए और 14 एडिशनल वोट आया है इंडिया, मतलब एनडीए के कैंडिडेट 29 वोट्स हैं, 29 वोट हुए, जबकि अपना इनका वोट तो 15 ही खराब हुआ है। तो बाकी वोट किसके थे जो इधर उधर हुए हैं? तो वो एक है, एक बड़ी बात है जो होनी चाहिए है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा कैसे होता है, किस कंसिडरेशन में लोग दूसरे को वोट दे देते हैं, क्या कंसिडरेशन होता है? जो ममता बनर्जी ने कहा कि 15-20 करोड़ रुपए खर्च किए गए एक एमपी पर, विचारधारा होती है, क्षत्रियता होती है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर नेता जो सुप्रीम लीडर है आपका, अगर वो मौजूद रहता तो वो इन चीजों को कंट्रोल कर सकता था। एक तो ये है। ये देखिए, इसमें एक बात और हम जोड़ें, जो अभी कह रहे थे प्रदीप जी की, उन जिम्मेदारी कैसे राहुल गांधी छोड़ते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की जो होती है वो होता है पीएससी का अध्यक्ष होना। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका अध्यक्ष होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, जो होता है बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। उसमें सीएजी की रिपोर्ट्स आती है, फिर पार्लियामेंट में रखी जाती है, उस पर सरकारें घिरती हैं। और राहुल गांधी पीएससी के अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने केसी वेणुगोपाल को पीएससी का अध्यक्ष बना दिया, जबकि एलओपी को होना चाहिए। एलओपी को होना चाहिए, एलओपी ही होता है, परंपरा से एलओपी होता है, कोई कानून नहीं है, लेकिन परंपरा से एलओपी ही होता है पीएससी का अध्यक्ष। इतना मेहनत का काम अब पीएससी के अध्यक्ष नहीं हुए, सीएजी की रिपोर्ट आती है। बाकी किसी और कमेटी के मेंबर तो हैं, लेकिन पता नहीं कितना जाते हैं। पीएससी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, 13-14% सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट आती है। पावरफुल कमेटी है। और आप वो खुद छोड़ दिया आपने केसी वेणुगोपाल को। अभी ये जो पीएमसीएम बिल, वो जो जेल वाला भी बिल आया है, इसकी जेपीसी बनी है। हाँ, तो अभी तक कांग्रेस ये नहीं डिसाइड कर पाई कि हम जेपीसी में जाएंगे, शामिल होंगे कि नहीं। अपोजिशन पार्टी जो उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने इतना दबाव दे दिया कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की बात है, किसने किया, किस पार्टी के सदस्य ने किया, कौन लोग थे, ये इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन मेरी नज़र में ये आज के संदर्भ में जो मुद्दा बनाया था कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, वो ये दूसरे नंबर पर आता है। आपने क्या मुद्दा बनाया कि ये लड़ाई संघ बनाम संविधान है। सबको मालूम था कि जो नंबर है उसके हिसाब से जो एनडीए का कैंडिडेट है वो जीतेगा, उसमें कोई शक नहीं था। बात मार्जिन की थी। अगर जितना वोट आपके पास था या जितना एनडीए के पास था उसमें आप 2 वोट कम कर सकते, अपने 2 वोट बढ़ा पाते, तो ये आपकी एक तरह से मॉरल विक्ट्री होती कि देखिए हमने आपके किले में सेंध लगा दी। वैसे वो अभी भी क्लेम कर रहे हैं मॉरल विक्ट्री। तो नहीं, तो तब आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हो ही जाता, साबित हो जाता कि एनडीए अपना घर जो है सुरक्षित नहीं रख पाया। तो इस तरह के चुनाव में यही तो स्कोरिंग पॉइंट होता है। वरना तो जो सत्तारूढ़ दल है उसका कैंडिडेट जीतता ही है, उसमें कोई शक नहीं होती है। और आपने मुद्दा जितना बड़ा बनाया तो ये नतीजा तो ये बताता है कि इसका मतलब कि संविधान हार गया, संघ जीत गया। क्या इसको इस रूप में पेश किया जाएगा? तो इस तरह का मुद्दा इशू बनाना ही क्यों, जिसका नतीजा पहले से मालूम है। विचारधारा की लड़ाई है, मतलब विचारधारा हार गई। अब विचारधारा कहां से आ गई जहां नंबर से तय होना है। और उस दिन जैसे हम लोग बैठे थे, उस दिन कह रहे थे कांग्रेस के नेता कि राष्ट्र की लड़ाई है। बताइए, राष्ट्र की लड़ाई है और राष्ट्र हार गया। ये चिट्ठी सर, ये जो सीआरपीएफ डीजी की चिट्ठी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे जुड़ रहा है ये, क्योंकि हमने वो मलेशिया गए हुए थे। अच्छा, उस वक्त सब ब्लेम कर रहे हैं। अब तो मीडिया तो पहला टारगेट हो जाता है कि भाई कहाँ से आ रही है तस्वीर, कौन खींच के तस्वीर मलेशिया से भेज रहा है, कौन जासूसी करवा रहा है। इतने फेमस तो है ही नहीं कि कोई फोटो खींच के भेज वो देगा, स्कूटी या पर इतने भी नहीं है। नहीं, हम जब ये बात करते तो लोग कहते हैं कौन, कहाँ से आ रही फोटो, ये किसने खींची फोटो।
हम भी यही कह रहे थे भाई, अगर इंडिया का लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बहुत चर्चित चर्चित चेहरा है वो ही। स्कूटी चलाते हुए कहीं दिखेंगे, कोई भारत का तो कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा ना, तो फोटो खींचेगा। उनकी स्कूटी चलाती फोटो आ गई, लाइन में खड़े फोटो आ गई, तो पूछा जाने लगा कि भाई ये तो कोई जासूसी करा रहा है। तो मुझे लग रहा है इसीलिए ये जानकारी आई है अब बाहर। सीआरपीएफ की डीजी सिक्योरिटी ने चिट्ठी लिखी 10 तारीख को, मतलब कल, राहुल गांधी और खड़गे को कि अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। 9 महीने में 6 बार विदेश यात्रा हमको बताए बगैर की, हमारी येलो बुक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। विदेश जाने के लिए 15 दिन पहले बताना होता है, ये इन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी। ये राहुल गांधी Z+ सिक्योरिटी विद ASL सुरक्षा कैटेगरी में आते हैं। ASL होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजॉन। पहले जाकर के सुरक्षा एजेंसियां देखेंगी कि जहां जाना है प्रोटेक्टिव वो जगह ठीक है कि नहीं है, फिर सेफ हाउस वगैरह बनाया जाता है उसमें ये हाँ, और ये खासकर विदेश में और जरूरी होता होगा। फिर उन्होंने डिटेल दी है आगे। ये 6 विदेश यात्रे कौन से थे? पहला 30 दिसंबर 24 से 9 जनवरी इटली का दौरा, 10 से 11 दिन तक नए साल पर विदेश में रहे इटली में। 12 मार्च 17 मार्च को इस साल वियतनाम गए, 17 से 23 अप्रैल को दुबई गए, 11 से 18 जून को कतर गए, दोहा में थे, 25 से 6 जुलाई को लंदन गए, 4 से 6 सितंबर को मलेशिया गए। इस्लामिक देशों में पूरा डेटा। अच्छा, अब ये ऐसे लगा इटली मुझे तो पढ़ा है। ननिहाल है। इटली तो अलग है, बाकी दोहा, इटली, कतर, वियतनाम, मलेशिया। दुबई, दोहा, लंदन, मलेशिया, ये नहीं, लेकिन मुझे अगर ठीक याद है तो इस तरह का जवाब हाउस में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे उन्होंने भी दिया था, जब ये एसपीजी प्रोटेक्टी थे। केवल इन्फॉर्म नहीं करना होता, किसी भी सांसद को देश के बाहर जाने के लिए परमिशन भी लेनी पड़ती है। किससे? सरकार से, विदेश मंत्रालय से। एनी MP, कोई भी MP किसी पार्टी का हो। जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज कर रहा है, लाल पासपोर्ट जिसके पास भाई है। आप नहीं तो फिर सरकार, ये- नहीं तो आप फिर तो सरकार के पासपोर्ट पे जा रहे हैं। नहीं तो फिर बिना परमिशन के तो इमिग्रेशन नहीं मिल सकता इनको, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, Yes. एयरपोर्ट पे रोक लेना चाहिए, लेकिन ये सब होता नहीं है। तो जब एसपीजी प्रोटेक्टी थे तब कितनी बार बिना बताए विदेश गए। बीच में कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, तो उस पर मुझे जहां तक याद है राजनाथ सिंह ने ही बयान दिया था उसमें कि इतनी बार बिना बताए जो है विदेश यात्रा पर गए। तो मैं तो अब ये इसमें भी सीरियसनेस की कमी नहीं दिखती। नहीं, बिल्कुल आप ठीक leader कहा। of opposition है देखिए, भाई। जब एसपीजी से उनकी सिक्योरिटी लोअर करी गई थी तो इतनी हाय तौबा मची, 7 दिन तक यही था। एक बार कौन से चुनाव में कोई तो उनकी फ्लैश लाइट पड़ गई उनके यहाँ पे, कहा कि वो green light मार रहा है और मारने वाला है। मतलब जहां तो कोई election था। सिक्योरिटी को लेकर इतने चिंतित हैं, अब आपकी जब सिक्योरिटी निचली हुई तब आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो और वो देश भी मतलब क्या करते हैं, वो जाके क्या है वहाँ पे, नहीं, कोई लेकिन policy- इस मामले मैं नहीं में जाता ये- उसमें, वो- इस इस मामले मामले में में इतना बड़ा इस लीडर है, मामले में मैं ये आरोप नहीं लगा सकते आप कि नॉन सीरियस हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हमसे कौन पूछेगा, हमसे कौन पूछे। हम किसी को क्यों बताएंगे। हमारा जब मन होगा, जहां जाना चाहते हैं जाएंगे, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने देखा है अपने घर में, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा हो। हम हमेशा से, मतलब कम से कम जब से सांसद हुए हैं, सांसद होने से पहले जो करते थे वो अलग बात थी, जनप्रतिनिधि नहीं थे तो प्राइवेट पर्सन थे, तो इसलिए आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन तब भी वो एसपीजी प्रोटेक्टिव थे, इसलिए सवाल उठाया जा सकता था। तो ये उनकी अब कोई आदत पूछता का है, हिस्सा है। मीडिया पूछ ले तो ये होता है कि ये तो आप क्यों किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं, उनका मामला है। देखिए, मतलब ये जो आर्गुमेंट है ना, इस argument का जवाब चाह रहा नेता हूं। की लीडर कोई ऑफ प्राइवेसी नहीं अपोजिशन है। है वो, और उनको अगर कुछ भी हुआ, खुदा न खास्ते कुछ भी हुआ, तो सरकार जिम्मेदार ठहराई जाएगी। किसी भी नेता को, अगर जिम्मेदार कोई भी नेता है, हम लोगों ने देखा है नेताओं के कि असमय और असामयिक मृत्यु के समय किस तरह से देश में दंगे हुए हैं, हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, सरकारी संपत्ति और जान माल में कितना नुकसान हुआ है। भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसा होने पर ऐसा होता है। इसीलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का तमाम नेताओं को ध्यान रखना होता है। आपकी जान सिर्फ आपकी जान के लिए नहीं है, आप अपोजिशन के लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, और कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं कुछ भी हुआ तो एक तो सरकार जिम्मेदार होगी और देश को नुकसान होगा, राष्ट्र को नुकसान होगा। तो ये नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत जटिल बात नहीं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, साधारण सी बात है समझने की। तो क्यों आपको नहीं करते एक राहुल बहुत पुराना किस्सा सुना रहा हूं। अच्छा। अभी तो सिक्योरिटी का इतना हो गया है, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, बनारस से उनके कुछ जानने वाले मिलने के लिए आए, तो जाने लगे तो जो हम लोगों के यहाँ एक जो है संस्कृति है, परंपरा है कि बाहर तक छोड़ने जाते हैं, तो उनको बाहर छोड़ने जाने लगे। तो पूछा गाड़ी कहाँ है, उन लोगों ने कहा गाड़ी तो नहीं, हम लोग तो बस से आए हैं।
तो कहीं बोले कि चलिए हम बस स्टैंड बस तक पकड़ा चले। देते हैं। अब पूरे सिक्योरिटी वालों की हालत खराब। उन्होंने कहा आप जा नहीं सकते। प्रधानमंत्री बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जा नहीं सकते, हम हमारी जो ब्लू बुक है सिक्योरिटी की उसके हिसाब से हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा, इनको यहाँ कैसे छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? तो कहा गया कि अच्छा रुकिए, तो बस बुलाई डीटीसी बस डिपो फोन किया गया, बस मंगवाई गई और सिक्योरिटी वाले उनके साथ गए, उनको बस में बिठाया, तब लेके ये आए। है, प्रधानमंत्री है तभी पालन करना है आपको। सिक्योरिटी आपकी जो कह रही है आपको उसका पालन करना है। क्यों नहीं करते राहुल गांधी, आपकी समझ से? हाँ नहीं, एक तो जो कहा प्रदीप जी ने कि एक सेंस ऑफ जो इंटाइटलमेंट है कि हम क्यों बताएं किसी को या हम क्यों पालन करें किसी चीज का, एक तो ये है। दूसरी, उनको बार बार ये लगता है कि हमारी प्राइवेसी में दखल होता है, खलल होता है इन चीजों को बता देने से या इसका पालन करने से, ये हमको लगता है उनकी। और फिर तीसरी बात, जो हर मामले में एक गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है, जो एक लापरवाही का रवैया है, अपनी वो एक इमेज बिल्ड करना चाहते हैं कि हम बड़े ब्रेव हैं, बहुत साहसी हैं। उनकी पार्टी यही इमेज उनकी बिल्ड कर रही है। इतना साहसी कोई नहीं है, इतना बहादुर कोई नहीं। कूल डूड। ठीक है, कूल डूड है। आप साहस दिखाइए, सरकार से सवाल पूछिए, वहां तक सब ठीक है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है उस नाते करिए, लेकिन ये साहस नहीं है, ये दुस्साहस है, ये एक गलत ट्रेंड है जो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब काठमांडू से वो एक बार में नाइट क्लब से फोटो आया था तो विचलित भी बहुत हुए थे कांग्रेस वाले। तो अब देखिए, ये जो आर्गुमेंट है कि वो तो उनकी प्राइवेट लाइफ, मुझे लगता है किसी नेता की लाइफ प्राइवेट होती है। वो एक बार आ गया पब्लिक लाइफ में, तब बोलते हैं पब्लिक लाइफ में आ गया, तो उसकी स्क्रूटनी तो हो गया। आप स्क्रूटनी से डर नहीं सकते। आप जाएंगे, आपका पब में जाएंगे तो फोटो खींचेगा, आप उससे आपका क्या होता है, आपको खिंचवाना है तो ठीक है। उनको कहीं ये लगता है कि मतलब देखिए, वो कुछ लोग होते हैं एक निरंतरता के साथ काम करते हैं, कुछ लोग बर्स्ट में काम करते हैं, मतलब मेहनत की, कुछ दिन खूब लग के मेहनत फिर कर गायब। फिर ब्रेक लो यार। तो ठीक बात है। राहुल गांधी जैसे- उस जैसे विधा के क्रिकेट आदमी हैं में क्या? कैमियो कहते हैं। कैमियो या फिर बोलते नहीं, हैं वो कि 16 दिन वो खूब बिहार में रहे, बिल्कुल किया, मेहनत और वो किया। सर अब टॉपिक भी हुआ, अब वो टॉपिक भी गायब है, वो भी गायब है। हाँ, मतलब फॉलोअप का कोई सिस्टम नहीं है, ये हमेशा दिखता है। उनकी निरंतरता की कमी जो है वो बार हमेशा दिखती है कि आप कंटिन्यू नहीं, एक ही काम को निरंतर नहीं कर रहे हैं, लगातार नहीं कर जैसे रहे हम बोलते हैं ना, ये प्रोफेशनल बैट्समैन है या अमेचर बैट्समैन है, फ्लर्टिंग विद द, तो इनका अभी भी लगता है वीकेंड के पॉलिटिशियन है, फ्लर्टिंग विद द पॉलिटिक्स। जब मन करा एकदम से बढ़ गए, फिर कहीं गायब हो गए, फॉलोअप नहीं करा। जैसे बताया, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है, मॉक वो रहे हैं, वो आप आए ही नहीं। आप चुनाव, आप वोट डालने गए तो आप इधर को चले गए, आपको पता ही नहीं है पार्लियामेंट का कई स्ट्रक्चर चीजें क्या है, ऐसी कहाँ होती जाऊँ, हैं। आप कहीं नहीं देखिए, जाऊँ। जैसे अभी बिहार में जब वो SIR की यात्रा कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल का जो मतुआ समुदाय है, हम सब लोग जानते हैं, SC समुदाय, और बड़ा पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। शांतनु ठाकुर को मंत्री भी बनाया गया है केंद्र में। उस समाज के लोग आके बिहार में उनसे मिले, राहुल गांधी से अपनी समस्या बताई, उनको कहा आने के लिए। हमको नहीं ध्यान है कि वो कब से बंगाल नहीं गए। और बंगाल का चुनाव, आप प्रधानमंत्री को देखिए, अमित शाह को देखिए, वो लगातार उन राज्यों में भी जा रहे हैं जहां चुनाव नहीं है, वहां भी यात्रा हो रही। राहुल गांधी एक लाइन पकड़ के चलेंगे, जब एक बात बता दी जाए कि इधर चलना है तो इधर चल रहे हैं। पता नहीं उनको, बंगाल में भी चुनाव है, बंगाल जाकर के देखिए, आसाम जाकर के देखिए, वहां के लोग आके लेकिन चिल्ला रहे एक जगह हैं, वो और आप serious नहीं हो गए, गए। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर छठा दौरा किया उन्होंने, रायबरेली का भी है। नहीं देखिए, आपको नहीं आपको छठा अच्छी दौरा, बात है, नहीं बात तो सुनिए, आपको छठा दौरा बताना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री रहते हुए, वो भी इतने बिजी प्रधानमंत्री रहते हुए, उनका कितना दौरा हो चुका है? कुछ मतलब मेरे ख्याल से 30-40 हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं, मुझे नंबर नहीं याद आ रहा। तो हम छठे को भी बोलना पड़ रहा है हमें, सोचो छठा दौरा, मतलब ये भी एंटाइटलमेंट। हमारे दिमाग भी ऐसा सेट हो गया है कि मेरे छठा दौरा कर लिया, राजा साहब ने, कितनी बड़ी बात हो गई। अरे वो तो जाना ही है भाई। नहीं, और उसका Light नुकसान, देखिए पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। अगर नहीं नुकसान हो रहा होता, आप आराम से, आप ऐसी लापरवाही से चल रहे होते और कोई नुकसान नहीं हो रहा होता पॉलिटिकल, तब चलिए, तब भी ये बातें चल जाती, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। अरे ये बताइए, वो अभी क्योंकि अब वो आजकल हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब मेरे को बहुत, और फिर उन्होंने कहा एटम बम तो हो गया, ये जो वोट चोरी किया, अब वो हाइड्रोजन बम की बात। बिहार में कोई वेट कर रहा है हाइड्रोजन बम का कि नहीं? नहीं, बिहार में तो किसी को कोई, भाई SIR पर घूम लिए 14 दिन और उसके बाद आप छोड़ करके चले गए। अब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा अलग निकालने जा रहे हैं, और कांग्रेस ने कल कहा कि हम एक यात्रा और हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे। अब हो गई वोटर अधिकार यात्रा, हो गई, अब हर घर अधिकार यात्रा। दोनों की अलग अलग यात्रा होंगी। हाँ, अब वो अलग यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव 15 तारीख से, फिर ये लोग हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे। तो वो यात्रा तो हो गई, उसका कोई फॉलोअप नहीं है, कोई SIR उसका वोट impact चोरी नहीं क्या है, वो हुआ सब इसका? खत्म हो गया, वो सब, वो कोई issue SIR नहीं। वोट चोरी सब कुछ नहीं बना वो उसका। नॉन इशू हो गया अब तो बिहार के प्रवक्ताओं ने चुनाव में, टीवी पे बोलना वो बंद नॉन कर दिया इशू हो उनके। गया। अब इस हाइड्रोजन बम का भी कोई इंतजार नहीं कर रहा है। अब ये पता नहीं कब फोड़ेंगे। आज भी बोला उन्होंने कि हम फोड़ेंगे, सब खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? हम बोलेंगे भूकंप आ जाएगा। हाँ, इसे बोला था उन्होंने एक बार कि हम पार्लियामेंट में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। रोज ही 5-50 लेकिन मिनट, एक बात घंटा देखिए, बोल वो रहे कुछ ऐसी करते हैं तो बात है, 5-6 दिन हम लोग तो टीवी पे बिजी हो ही जाते हैं। वो कुछ तो करेंगे और 5-7 दिन अपन सर करते ही रहे ना। उनका वो जो लांगनर का PPT लेके सब लोग करने देखते का रहे। कोई मतलब नहीं, इतना बिल्टअप करने का मतलब नहीं है। आपने जो एटम बम फोड़ा, उसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा देकर के आप बताइए। आपने कहा कि हम शपथ लिए हुए हैं, हम हलफनामा अलग से नहीं देंगे।
लेकिन उसका क्या फॉलोअप हुआ? महादेवपुरा की सीट का क्या फॉलोअप हुआ? महादेवपुरा की जो 1 लाख वोट का आपने मामला उठाया, उसका क्या फॉलोअप? बता तो रहा था आपको, मद्रास हाईकोर्ट में भी कोई मामला ले गया ये राहुल गांधी के ही आरोपों को लेकर के 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने कि कोई आधार नहीं है आपकी याचिका। क्या करें? महाराष्ट्र में वोट फर्जी वोट पड़े, ये बात लेके लोग हाईकोर्ट गए, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया। अब ये दोबारा हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बम आएगा और वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। असली सवाल यह है कि आप कंक्लूजन तक नहीं लेके जा रहे हैं, किसी चीज को आप तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन अपनी समझ में वो ले जाते हैं, उनको लग रहा है कि मैंने तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हम है। कह रहे हैं इससे भी बड़ी समस्या है कि पूरी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झकझोर जो जाके उनसे कहे ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, ये जो कर रहे हैं इसका रास्ता ये होना चाहिए, इसका रोड मैप ये होना चाहिए, आपने ये शुरू किया है तो इसका पड़ाव यहाँ पर है। तो वही लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, आप जो इशू उठा रहे हैं उस इशू को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए। अरे ये क्या मामला है? सफल हो नहीं हो सफल? क्यों राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता बार बार तेजस्वी यादव को रिडिक्यूल कर रहे हैं? क्योंकि अब मीडिया को भी मिल गया है कि जहां कांग्रेस के नेता मिले पूछ लो कि सीएम कौन बनेगा, और वो कोई जवाब नहीं देते। देखिए, ये अपने हिसाब से तो सौरभ जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्ट्रेटजी है, बड़ी स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश चुनाव नहीं बनने देना है, नुकसान होगा, एक स्ट्रेटजी तो ये है। दूसरी स्ट्रेटजी की 70 सीटें हम पिछली बार लड़े थे, तो हमको उसमें से ज़्यादा सीटें बचानी है। और एक बार्गेनिंग चिप ये भी है कि जब हम लोग टेबल पर बैठेंगे तो हम कहेंगे कि हम आपको सीएम अनाउंस करेंगे, आपको ये सीटें चाहिए। जैसे कल कृष्णा आलावारू ने कहा कि अच्छी और बुरी सीटें होती हैं, तो अच्छी सीटें चाहिए है, नंबर ऑफ सीट्स भी हमको ठीक ठाक चाहिए और क्वालिटी सीट्स भी चाहिए। अब ये असल में क्या है कि कांग्रेस ये समझ रही है कि इस बार बिहार में ये उसके रिवाइवल का टाइम है, बिहार में इस बार वो रिवाइव हो सकती है, अपने पुराने वोट बैंक को रिवाइव कर सकती है और एक मजबूत ताकत के तौर पर आ सकती है। इसके लिए एक पोजीशन है कि ज्यादा सीट लड़ें, क्वालिटी सीट लड़ें, ये एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो ठीक है, बट वो अब वो एम्बैरेस कर रहे हैं तेजस्वी को, नहीं उस हद तक आप चले गए हो। हाँ नहीं, लेकिन वो अब तो मीडिया सवाल पूछेगा ही बार बार ना। उन्होंने छोड़ रखे हैं 2-3 लोग दूसरे मुंह से बोलने के लिए, जैसे वहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, तो वो खुल के कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुछ और नेता उन्होंने कह रखे हैं ताकि लोगों में ये भी मैसेज रहे कि हाँ ठीक है तेजस्वी जी बन ही रहे हैं। राहुल गांधी नहीं कहेंगे, कृष्णा आलावारू नहीं कहेंगे, राजेश राम नहीं कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग नहीं कहेंगे। दूसरे लोग कहते रहे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव ही है और कौन है, वही बनेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। अब अच्छी है बुरी है, सफल होगी नहीं सफल होगी ये अलग बात है, लेकिन एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपकी उस तरह की ताकत भी होनी चाहिए। ये सवाल अगर जेडीयू और बीजेपी में हो और चुप्पी हो तो बात समझ में आती है। तो चुप्पी है, वहां भी कौन कह रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे? वहां भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहां मामला बराबरी का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उसकी ताकत है कि मतलब अगर दोनों मिलेंगे तो दो में से किसी एक का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी का भी हो सकता है। बनाए नहीं बनाए वो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यानी आरजेडी और कांग्रेस में ये बराबरी का मामला नहीं है, कोई तुलना ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी की दया पर निर्भर है। आरजेडी छोड़ दे तो ये जो 70 सीट मांग रहे हैं उसमें से कितने पर जमानत बचेगी ये बताना मुश्किल है। नहीं, पिछली बार भी 70 में से 4 पर जमानत जब्त हो गई और सिर्फ 19 सीट जीते थे ये लोग। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया, कल ही दिया है। उसमें उनसे सीधे पूछा कि अगर आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी में से किसी को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? आदमी ने 1 सेकंड के बिना बोला एनी डे नीतीश कुमार। ये तो देखिए प्रशांत वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, मगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आदमी ने जवाब दिया। फिर उसने ये भी कहा कि आप नीतीश कुमार में के ऊपर 100 आरोप लगा लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी बिहार को लूटा नहीं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से जवाब दिया, जबकि वो युवा हैं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करा, बार बार आदमी सोचता है भाई जिसका बाप सीएम, जिसका माँ सीएम, वो 9वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ा? वो मतलब फर्जी डिग्री ले आता, कम से कम इतनी भी मेहनत नहीं करी कि मैं फर्जी भी डिग्री मेहनत कुछ तो मेहनत तो करता, मतलब इतनी तो मेहनत करता कम से कम, कि कुछ तो मान लो 9वीं पास आदमी, सारे रिसोर्सेज है घर में, कुछ भी विदेश जाके पढ़ सकते हैं। मतलब अखिलेश यादव कम से कम ऑस्ट्रेलिया तो चले तो गए, मतलब वापस वो डिग्री वो भी लेके नहीं आए, कुछ तो मेहनत करते हैं। यही ग्राउंड है कि भाई इतने डाउट लोग बच्चे मतलब मरते हैं पढ़ने के लिए स्कूलों में, ये स्कूल ही नहीं गए नाम, तो कहते हैं क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट के साथ हम एनआईएफ से पढ़ लेते, नेशनल ओपन सफल हो जाते ना, वहां भी सफल नहीं हुए। तो मतलब यही ग्राउंड है, जिन बच्चों को सुविधा नहीं मिली, हाँ सुविधा नहीं मिली, नहीं पढ़े और नेता बने, सफल हुए, वो अलग चीज है। आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको सारी सुविधाएं थी, उनको ये आपने ये जो
इनकी इनकी वाली बात है प्रशांत किशोर वाली, वो भी एक स्ट्रेटेजिक बयान है। वो नीतीश कुमार के समर्थकों को विन ओवर करना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं उनको। मैं रैशनल आदमी हूं। हाँ, रैशनल आदमी हूं। और जो नीतीश का की राजनीतिक पारी का समापन हो रहा है, तो उनके समर्थक हमको चुने तेजस्वी के बजाय, हम उनके उत्तराधिकारी, हम उनके विकल्प हो मालूम सकते हैं। है कि लालू प्रसाद मतलब लालू परिवार का जो जंगल राज का मुद्दा है उसका ट्रैक्शन ज्यादा है। नीतीश के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते सिवाय इसके कि फिर बहुत दिन हो गए, Ineffective हो गए, फैटिग एक्टर है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी गवर्नेंस को लेकर, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, उनके सिद्धांत को लेकर आप सर के खिलाफ नहीं बोल सर समय हो गया, फिर क्या निष्कर्ष क्या निकला? राहुल जी विपक्ष के ये नेता हैं। राहुल से ना हो पाया। क्या कह रहे हैं? ये मैं पढ़ रहा था, राहुल से ना हो पाया, यही है निष्कर्ष। हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। हटा दीजिए। मतलब इसका निष्कर्ष है कि ये इसको छुपा दो। ये मामला देखिए, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मामला गंभीर है ये। मतलब एक बीजेपी के आदमी से भी बात करते हैं ना, वो भी कहता है भाई हाँ, हमें एक अच्छा पोजीशन चाहिए, देश में अच्छा सशक्त विपक्ष होना चाहिए, और होना चाहिए है या नहीं? आप देश ने चुना। देखिए, जिस तरह से मतदाता सरकार चुनते हैं ना, वैसे अपोजिशन भी चुनते हैं। उन्होंने भी चुन के ही आते हैं। वही अपोजिशन, मजबूत अपोजिशन चुना है, और इसके बावजूद अगर इनफेक्टिव हो अपोजिशन, तो ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आज आप आए प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद अजीत जी आपके, शांतनु जी बहुत शुक्रिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही व्यूअर्स।